अगर बात की जाए एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान, क्या बोलेंगे? अब ये बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। एक शब्द में सर, एक शब्द में। चुनौतियां की तो बात हुई, अगर पसंदीदा विभाग आपका कौन सा रहा दोनों में से, एक तरीके से देखा मैंने जाए? पहले ही बोल दिया, संगठन मेरी पसंद का विषय है। अगर डरता है तो कांग्रेस से, और फिर यहाँ के नेता डरते हैं तो मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं जी, चलती फिरती कांग्रेस हूँ। बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कंप्यूटर को लेके बैलगाड़ी में जाते थे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मजबूत करने के लिए आपकी क्या पहल रही? देखिए, हम लोगों के कार्यकाल में हम लोगों ने जन भागीदारी समितियां स्कूल में भी बनाई थी। एक जमाना था जब हम ये कहा था करते थे कि आपका लिखा हुआ शब्द आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो हर आदमी को 15 लाख मिलेंगे। तो जब वो इतने बड़े बड़े चुनावी वादे करके पलट जाते हैं, तो अफवाहें फैलाने में तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों स्कूल मध्य प्रदेश के बंद कर दिए। कांग्रेस के जमाने में शिक्षा के ऊपर देश में भी और प्रदेश में भी ध्यान दिया जाता था। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग अब खुद परिवारवाद की ओर जा रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो 10 साल में करके दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश सरकार में रहे पूर्व खेल एवं शिक्षा मंत्री श्री राजकुमार पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात की जाए राजनीति की, शुरुआत आपकी कैसे हुई? देखिए, बचपन से ही मैंने अपने घर में राजनीति देखी, और जब बचपन में होश संभाला तो मेरे दादाजी के ज़माने से भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो देश के राष्ट्रपति भी बने, तो उनका चुनाव का सारा काम हमारे घर से हुआ करता था, और तब से एक रुचि जागी। फिर हायर सेकेंडरी करने के बाद जब कॉलेज में प्रवेश लिया, तो फिर लोगों को मुझे लगा कि छात्रों की बातों को लेके आगे चलना चाहिए। तो कॉलेज में धीरे धीरे हमने पढ़ाई के साथ साथ लोगों की, छात्रों की समस्याओं के लिए भी बातें उठाई, आगे बढ़े। और फिर ऐसा अवसर आया कि दो विकल्प मेरे सामने थे। या तो मैं नौकरी में चला जाता, क्योंकि जैसे ही मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया और अच्छे नंबर से हम लोग पास हुआ करते थे, क्योंकि भोपाल और मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा साइंस कॉलेज अगर कोई माना जाता है तो वो मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल माना जाता है। तो फिर मेरे साथ के लोग नौकरी में चले गए, और मुझे लगा कि मुझे छात्र राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर छात्र राजनीति में आते आते फिर कॉलेज का अध्यक्ष बना, विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा। बाद में फिर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ काम किया, और फिर बाद में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा, जिसमें मेरे पास दक्षिण के 4 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी थे। तो 4 राज्य मेरे पास मेरे प्रभार के रूप में मुझे दक्षिण के 4 राज्य दिए गए थे, और नॉर्थ ईस्ट के मुझे 8 जो राज्य हैं वो मिले थे। फिर काम करते करते रुचि हो गई संगठन में, तो मुख्य रूप से फिर संगठन में काम करते करते अवसर मिला। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में छात्रों के बीच में काम किया, युवाओं के लिए काम किया, और फिर ग्रामीण क्षेत्र में लगा कि यहाँ के ग्रामीणों को भी, किसानों को भी जागरूक करना, तो उनके बीच में काम करते करते फिर राजनीति में प्रवेश हो गया। तो बाई एक्सीडेंट नहीं हूँ, जी, मैंने फिर राजनीति को चुना, क्योंकि एमएससी, पीएचडी, एलएलबी ये डिग्रियां मेरी हैं, और सब अच्छे कॉलेजों से हैं, जी, जी। और ईमानदारी का दौर रहा। तो अ, लगा कि अब सार्वजनिक जीवन में रहना चाहिए, तो फिर सार्वजनिक जीवन में आ गए। सर, अगर बात की जाए एक गांव से राजनीति का जो सफर है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, गांव के आदमी को राजनीति में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पहचान का अभाव, जी, साधनों का अभाव, आर्थिक विषमताएं, ये चुनौतियां थी, लेकिन उनसे पार पाया। क्योंकि भोपाल में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, भोपाल में घर था, जी। तो एक कठिन समय भी बहुत अच्छे से निकल गया। और फिर कांग्रेस में सेवा करते करते अब मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं कांग्रेस के संगठन में काम करता हूँ। चुनाव भी जीते, चुनाव भी लड़े, बहुत चुनाव लड़े, बड़े बड़े चुनाव लड़े। जी, बिल्कुल। सर, अगर बात की जाए राजनीति में प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली अगर बात की जाए राजनीति में आने की? देखिए, जब मैं कॉलेज में था तो उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। थी। मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, तब फिर उनकी हत्या हुई। ओह!
मुझे हमेशा उन्होंने आकर्षित किया था, उनसे मैं प्रभावित रहता था। जी। बाद में मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण जी शुक्ला जी, वोरा जी, दिग्विजय सिंह जी, ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में काम करते आए। तो इन लोगों को मैंने देखा कि ये आम जनता की सुनते थे, आम कार्यकर्ताओं की सुनते थे, तो इनसे प्रेरणा पाके फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो अगर उस दौर के ही देखेंगे तो ये जो इंदिरा जी का फ़ोटो यहाँ रखा जी, हुआ जी, है, जी। ये उसी दौर का फ़ोटो है। ओह! तब से इसको मैं अपने पास अपने रखे। पास रखता हूँ। जी, जी। तो इंदिरा जी मेरी आदर्श रही। राजीव गांधी जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। जब 1990 में मुझे भोजपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो राजीव गांधी जी मेरे चुनाव प्रचार में भी आए थे। ये जो ऊपर फोटो दिख रहा है, जी, जी, बिल्कुल। ये मेरे 1990 का चुनाव प्रचार का है, जिसमें राहुल गांधी जी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मंडीदीप आए थे। जी, तो खूब कृपा रही, सबका आशीर्वाद रहा। और चूंकि मैं 24 घंटे केवल कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, जी, तो लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। रोज सीखता हूँ, कुछ कुछ नया सीखता हूँ। आज आपसे भी सीखूंगा। बिल्कुल। सर अगर बात की जाए जब पहली बार मंत्री पद आपने सँभाला, तो क्या-क्या चुनौतियाँ रहीं आपको? क्योंकि एक बार आप मंत्री अगर पहली बार बनते हैं तो कुछ चुनौतियाँ तो आती हैं, क्या आपके लिए? देखिए, मैं 93 में विधायक बना था। तो प्रथम बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन जब चुनाव 98 में नज़दीक आने लगे, तो फिर प्रथम बार के जो पार्टी को लगा, संगठन को लगा, तो फिर मुझे आखिरी में 6 महीने का मंत्री बनने का मौका मिला। तो मेरे सामने 3 चुनौतियाँ थी। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़े विभागों में एक जी, विभाग होता है, बिल्कुल। और साथ में मुझे खेल और युवा कल्याण का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया। तो स्कूल शिक्षा में मुझे लगा कि हमारे सरकारी जितने स्कूल होते हैं, वहाँ पर हम लोग कैसे फोकस करें कि बच्चे भी आएँ और शिक्षक भी पढ़ाएँ। जी, और तब से फिर हमने ध्यान देना चालू किया। उस समय ही दिग्विजय सिंह जी एक योजना लेकर आए थे कि हर 1 किलोमीटर के ऊपर एक सरकारी स्कूल होगा। जी, एजुकेशन गारंटी स्कीम लेकर आए थे दिग्विजय सिंह जी। जी। वो हमारे समय का है। और तो फिर एक पूरा मध्य प्रदेश साक्षरता की दिशा में बहुत तेज़ी के से आगे बढ़ने में एजुकेशन गारंटी स्कीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में साक्षरता बहुत कम थी। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल दूर-दूर हुआ करते थे। तो हर 1 किलोमीटर पे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में स्कूल खोले। और फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम शासकीय सेवाओं में कैसे लाएँ? क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सरकारी सेवाएँ नहीं मिलती, तो फिर वो घर चले जाते हैं। फिर बिल्कुल। आगे वाली पीढ़ी भी सोचती है कि पढ़ाई-लिखाई से कुछ होता नहीं जी, है। तो मेरे कार्यकाल में ही दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में हम लोग लेकर आए शिक्षाकर्मी की योजना, जिसमें हमने गाँव के बच्चों को प्राथमिकता दी। और आज अगर देखेंगे तो वही दौर रहा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े-लिखे बच्चों को सरकारी सेवाओं में जाने का मौका मिला, और वो उन्होंने अच्छे परिणाम भी लाके शिक्षा के क्षेत्र में दिए। तो ये 2 बड़ी चीज़ें रही। और जहाँ तक खेल विभाग मेरे पास था, तो ये जो भोपाल का टीटी नगर जी, स्टेडियम जी, आप देख रहे हैं, बिल्कुल। मुकेश नाइक जी के बाद मुझे उस विभाग की ज़िम्मेदारी मिली थी। तो फिर हमने आज देखिए भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम बिल्कुल। कहाँ से कहाँ है। तो बहुत काम किया है खेल के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। सर अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री आप रहे हैं, अगर वर्तमान स्थिति में वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति की आप? देखिए, मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति हो गई है अब। एक तो बच्चों को जब से ये डिजिटल एजुकेशन की ओर अवसर मिला, तो बच्चे लोग अब बहुत सारा काम केवल डिजिटल ही करना जी, चाहते हैं। तो बच्चों के बौद्धिक स्तर के लिए ये भी आवश्यक है कि उनसे उन्हें पढ़ाया भी जाए, उनसे लिखाया भी जाए। क्योंकि आज मुझे अनेक जगह लगता है कि अनेक बच्चे लोग ढंग से वो लिख भी नहीं पाते, उनकी हैंड राइटिंग। क्योंकि एक ज़माना था जब हम ये कहा था करते थे कि आपका लिखा हुआ शब्द आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जी, तो मुझे लगता है कि अब फिर सरकारों को और स्कूलों को इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या लिख कर आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी हैंडराइटिंग सुधार के ऊपर ध्यान दें, उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, उसकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दें। जी,
तो ये तमाम चुनौतियां तो हैं। अब बदलते परिवेश में अब जब तक हम नींव को मजबूत करके नहीं चलेंगे तो डिजिटली और हम अपने बौद्धिक स्तर को बराबर रखेंगे तो फिर ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारा जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा संसार में अगर कहीं युवा है तो भारत में। भारत में है। जी। तो अब युवाओं को भी चाहिए कि इस ओर ध्यान दें कि वे अच्छा करें, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें। खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी आपके पास रहा, तो अगर खेल की स्थिति की बात अगर की जाए, क्या आपकी नज़र में देखते हैं अभी वर्तमान में? देखिए देश में संसाधनों की बहुत कमी थी। जी। अब हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास देश के पास, प्रदेशों के पास पर्याप्त संसाधन हो गए हैं। ग्रामीण खेल हम लोग कराया करते थे, कबड्डी, वॉलीबॉल। हमारे जिले के कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते थे। स्कूलों के माध्यम से ये खेल हो जाते थे। जी। अब लेकिन हर क्षेत्र में खेल में भी प्रदेश आगे बढ़ा है और उसकी नींव भी कांग्रेस के दौर में रखी गई थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी मध्य प्रदेश में असीम संभावना है। जैसे अभी क्रिकेट में हमारी टीम में इंदौर के पाटीदार चुने गए, रजत पाटिल। वो रजत पाटीदार चुने गए। भोपाल के जेपी यादव ने मध्य प्रदेश के नाम को रोशन किया। तो अनेक खिलाड़ी देश में भी नाम कर रहे हैं और एक खेल का वातावरण बना है। लेकिन अब जो मुझे चुनौतियां दिखाई दे रही हैं कि सरकार को चाहिए कि जितनी नई बसावट हो रही है, खेल मैदानों की बहुत कमी हो गई। जी। कॉलोनियों के अंदर खेल मैदान नहीं है, बच्चे बिल्कुल। कहाँ खेलने जाएं, बिल्कुल। बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करने जाएं। तो सरकार को चाहिए कि जो भी अब प्लानिंग हो, मास्टर प्लानिंग हो, हर शहर में, हर बड़े नगर के अंदर उन कॉलोनियों को तभी परमिशन मिले जब वहाँ खेल के मैदान हो। स्कूलों को भी चाहिए कि खेल के मैदान के बगैर वो भी स्कूल ना चले। तो खेल के मैदान होंगे तो बच्चे खेल में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि खेल के मैदान नहीं है तो बच्चे मोबाइल पे ही खेल के खुश होता है कि मैं बिल्कुल। बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी टेनिस खेल रहा हूँ। तो मुझे लगता है खेल के मैदान का ज़रूर सरकार को चाहिए कि जहाँ भी नई कॉलोनियाँ बने वहाँ खेल के मैदान भी रहें, पार्क भी रहें, ताकि उस कॉलोनी के बच्चे उनके माता पिता के सामने वहाँ पर खेलें और उनको वहाँ पर कोचिंग भी मिल सकती है फिर आराम से। तो खेलों के मैदान की एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल के मैदान होना चाहिए। ग्रामीण खेल जो हुआ करते हैं उसमें मध्य प्रदेश अच्छा चला है। कबड्डी में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है। वॉलीबॉल में बहुत कुछ और सुधार किया जाना चाहिए। हॉकी भोपाल की नर्सरी थी, लेकिन सरकार के नज़र हॉकी पे से हटी। तो अब मुझे लगता है कि भोपाल का नाम जो हॉकी में था वो अब पहचान उसकी बनी रहे, उसके लिए सरकार पहल करे। सर, अगर बात की जाए, तमाम खेलों के आपने नाम लिए, लेकिन एक क्रिकेट की अगर बात की जाए, इंडियन प्रीमियर लीग जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कही जाती है, लेकिन एक तरीके से मध्य प्रदेश की अभी तक क्रिकेट टीम बनी नहीं है। सारे राज्यों की अपनी क्रिकेट टीम बनी, लेकिन मध्य प्रदेश अभी छूटा है। तो आपका क्या कहना है कि भाजपा सरकार इस पे कोई कदम उठाना चाहिए क्रिकेट टीम को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि खेल संघों के ऊपर सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं का कब्जा करवाना चाहती है, उसकी वजह से खेल पिछड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लें तो कौन कौन संघों में बैठे हुए हैं, कौन किस संघ में बैठा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि खेल में जो जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी हैं, जो जो खेल को चलाते हैं, जो हमारे कोचेस हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, इन सबको मदद करने की आवश्यकता है और सही रूप से उनको ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए ताकि वो उस क्षेत्र में काम कर पाएँ। राजनीतिक दखल कम होना चाहिए। ये तो माना कि लोग पैसा कमाने के लिए संघों पे कब्जा करते हैं और फिर वो करते हैं, लेकिन उससे खेल प्रभावित होने लगे हैं, ऐसा कई क्षेत्रों में युवा खिलाड़ियों का कहना है। सर, बात की जाए 2023 में, अ, सारे एग्जिट पोल सामने आए, कांग्रेस को विजय दिखाया सारे एग्जिट पोल ने। सबको लग रहा था कांग्रेस इस बार पार्टी बना लेगी अपनी। तमाम सी वोटर हो या फिर तमाम ऐसे एग्जिट पोल ने जिसमें कांग्रेस जीत दिखा रही थी, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया। आपका क्या कहना है, कहाँ चूक हुई, कहाँ पे देखिए दिक्कत आई? मुझे लगता है कि
2023 विधानसभा के चुनाव के परिणाम तो किसी के गले नहीं उतरते। बिल्कुल। जिस हिसाब से परिणाम आए हैं, अगर उसको मुझसे समीक्षा के लिए आप कहेंगे तो 80 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग और सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने 2023 में पोस्टल बैलेट से अपने मतों का प्रयोग किया जी। था, तो अगर देखा जाए तो 230 विधानसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। 230 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पोस्टल बैलेट डले थे, जिसमें वरिष्ठ मतदाता 80 साल के ऊपर वाले और सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे, उनमें 199 जगह कांग्रेस जीती है। जी। और जब ईवीएम से वोटिंग हुई, परिणाम आए तो उलट आया, तो ये गले उतरने वाले नहीं हैं। जी। अब इस पे हम किसी को क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, हम लोगों ने समीक्षा भी की है और मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने पर एक सुनियोजित तरीके से इलेक्शन को रिगिंग करने का भी सत्ताधारी दल करता है और उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश का परिणाम प्रभावित हुआ है। सर, दिग्विजय जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, तो आप सहमत हैं उनकी बात से कि देखिए, कोई भी डिजिटल चीज हो, अमेरिका क्यों नहीं कर रहा, जापान क्यों नहीं करते, जहाँ बनती हैं, जापान जी। में मशीनें बन रही हैं, चीन में बन रही हैं, तो सब जगह पोस्टल बैलेट से होता है, यहाँ भी हो। और फिर हमने तो ये भी कहा कि जो पर्ची अब वीवीपैट में गिरती हैं, ईवीएम में अगर हम वोट डालते हैं, एक जी। पर्ची गिरती है, चुनाव आयोग कहता है कि आप उसको देख लीजिए कि वो जहाँ आपने वोट डाला है वही पर्ची उसमें गिर रही कि नहीं हाँ गिर जी, रही। बिल्कुल सर। तो वो पर्ची भी गिनी जाना चाहिए। ऐसे ही क्यों प्रतिबंध लगा रखा है कि केवल 5 ही वीवीपैट के पर्चियाँ गिनी जाएंगी, जी। तो वो भी गिनी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ईवीएम तो शंकाओं के घेरे में है, क्योंकि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो मैनिपुलेट तो हो रही है। चलते चलते पंखा बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, टीवी बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, तो डिजिटल चीज़ तो डिजिटल है। इसलिए हम लोगों की तो ये राय है कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि उसमें निष्पक्षता रहे। सर, अगर बात की जाए युवा पीढ़ी की, राजनीति से दूर होती जा रही, एक तरीके से अब राजनीति में कोई युवा पीढ़ी ज्यादा आना नहीं चाह रही, आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत युवा अभी वर्तमान में देखा जाए तो युवाएं और महिलाएं हर स्तर पे राजनीति में आगे आए हैं, उनको अच्छी लीडरशिप भी मिली है। मध्य प्रदेश में तो आप देखिए, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में अगर आप देख लेंगे, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जनपद हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, बहुत युवा इसमें आए हैं। जी। और मुझे लगता है कि अब आने वाला समय तो युवाओं का है, क्योंकि युवाओं की जो काम करने का तरीका है वो मुझे लगता है कि अब समय के साथ वो अच्छा करने लगे हैं, महिलाएं अच्छा करने लगी हैं, तो एक युवाओं के लिए तो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है। युवाओं को बहुत आगे भी आए और आगे आना भी चाहिए और युवाओं को मौका भी मिलना चाहिए। युवाओं का देश है, देश में भी युवाओं का कब्जा रहे, बिल्कुल। तो कमी नहीं है। जो आपने कहा ना कि नहीं आना चाहते हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाते। अवसर नहीं मिल पा रहा है तो main चीज़। अब राहुल, हमारी पार्टी तो बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं, हमारे खड़गे जी बोलते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को देख लीजिए, वो युवा हैं, हमारे विपक्ष के नेता मध्य प्रदेश को देख लीजिए, उमंग सिंगार, वो युवा हैं। तो युवाओं को भी मौका मिल रहा है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मजबूत करने के लिए आपकी क्या पहल रही है? अगर कुछ एक दो महत्वपूर्ण पहल आपने। देखिए, हम लोगों के कार्यकाल में हम लोगों ने जन भागीदारी समितियां स्कूल में भी बनाई थी और उनको अधिकार दिया था कि जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले का जो स्कूल है वहाँ की जन भागीदारी समिति रहेगी और वो देखे कि वहाँ के जिसमें स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के पालक गणों को भी उसमें हमने सदस्य बनाया था। तो उसके अच्छे परिणाम आए थे और मुझे लगता है कि जन भागीदारी समिति को और मजबूत करना चाहिए और उसमें पालकों की संख्या और बढ़ाना चाहिए। अभी अगर 2 हैं तो उसमें मुझे लगता है कि 10 रखना चाहिए कम से कम, ताकि पालक भी वहाँ के स्कूल के प्रबंधन में, स्कूल की शिक्षा स्तर में जो सुझाव देना हो वो वहाँ के प्राचार्य को दे पाएँ।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए हेमंत खंडेलवाल, कैसे देखते हैं, कैसा चेहरा है मध्य प्रदेश में? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसको चुना वो उनकी पार्टी का फैसला है, उसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जो दल हमेशा इस बात को कहता था कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद जी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में तो परिवारवाद कम है, वहाँ ज़्यादा है। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे वो भी परिवारवाद से आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके पिताजी क्या रहे हैं आपको जानकारी है। जो विवेक सेजवलकर जी बने थे चुनाव अधिकारी, उनके पिता सेजवलकर साहब क्या रहे हैं, और जो बने हैं वो भी देखिए उनके पिता भी उसी में हैं। तो परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग अब खुद परिवारवाद की ओर जा रहे हैं। वहाँ भी आम कार्यकर्ताओं के लिए अब जगह नहीं बची है, ऐसा मोटा मोटी तौर पे लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी मैंने पढ़ा, वही मैंने कहा। बाकी ये बीजेपी का फैसला है, बीजेपी जिसको बनाया उसमें। शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी अब राजनीति में आने वाले हैं, तो क्या परिवारवाद यहाँ पे नहीं है? भाजपा का ऐसा मानना है। और उनकी जो अभी बड़ी बहू आई वो भी अभी एक तरीके से राजनीति में धीरे धीरे एंट्री कर रही है। देखिए, जिसकी रुचि उसको आगे आना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करना छोड़ दे। जी, जिसमें मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगाते हैं तो आरोप कांग्रेस लगाते हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी उससे सबसे ज्यादा ग्रसित है। देख लीजिए, यहाँ से भोपाल से लेके दिल्ली तक जी, सबके बेटे पदों पे भी हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सर, खेल और शिक्षा दो विभाग आपके पास रहे, अगर बात की जाए दोनों विभागों में सबसे ज्यादा चुनौतियां किस विभाग में आपके लिए रही शुरुआती तौर पे? देखिए, शिक्षा विभाग तो बहुत बड़ा विभाग रहा, तो उसकी सुधार में जरूर हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों ने अच्छा तब साथ दिया, तो मध्य प्रदेश का शिक्षा के स्तर अच्छा हुआ था। अभी भी वो किया जाना चाहिए। और खेल विभाग में चूंकि संसाधन की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, तो खेल विभाग बहुत छोटा था उस समय। तो स्कूल शिक्षा विभाग में हम लोगों को ज़्यादा चुनौतियाँ आई, और फिर खेल विभाग को बड़ा करने में। जी, तो चुनौतियाँ तो दोनों जगह बहुत मिली थी, क्योंकि वहाँ वित्तीय सीमाएं थी हमारी खेल जी, विभाग में, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सीमाएं थी कि आज भी जगह जगह भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, उनके शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोग दूसरों को पढ़ाई की जिम्मेदारी दे के और आते ही नहीं है स्कूल। जी, मतलब वो सरकारी कर्मचारी ने अपने कर्मचारी रखे हैं कि मेरी जगह आप पढ़ाने जाओ। बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए और शिक्षा का स्तर अच्छा हो, क्योंकि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चुनौतियां की तो बात हुई, अगर पसंदीदा विभाग आपका कौन सा रहा दोनों में से, एक तरीके से देखा मैंने जाए? पहले ही बोल दिया, संगठन मेरी पसंद का विषय है। जी, मतलब आपका कहना है जो पार्टी दे देगी वो मुझे मुझे हमारे लिए मुझे मुझे पसंदीदा होगी। मैं संगठन में काम करे, वो पदों की से मैं अपने आप को बहुत दूर भी रखता हूँ। मैं कभी कुछ नहीं कहता कि मुझे ये दो, ये दो, ये करो, ये करो, क्योंकि करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। नहीं करने वाले के लिए तो फिर 50 बहाने होते हैं। सर, विपक्ष का कहना है कि राजकुमार पटेल कांग्रेस पार्टी से नाराज चलते हैं लगातार, उनको इतनी अहमियत नहीं दे रही है पार्टी, विपक्ष का ऐसा मानना है। आपका क्या कहना है इसको लेकर? क्योंकि बीच में से शायद आपका पार्टी को छोड़ने का भी एक बार सामने आया, विपक्ष कभी का नहीं, मानना है। कभी नहीं, कभी नहीं। तो विपक्ष तो अगर डरता है तो कांग्रेस से, और फिर यहाँ के नेता डरते हैं तो मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं चलती फिरती कांग्रेस हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए ना तो पार्टी छोड़ने का कभी विचार आया था, ना आएगा। और जब पूरा जीवन कांग्रेस में दिया है, तो कांग्रेस मेरे लिए सब कुछ है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को तो कुछ भी कहना है। जी, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी के ऊपर भी कुछ, वो तो मतलब बोल देते हैं ना कि साहब अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो हर आदमी को 15 लाख मिलेंगे। जी। तो जब वो इतने बड़े बड़े चुनावी वादे करके पलट जाते हैं, तो अफवाहें फैलाने में तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है। सर, राजनीति में खरीदने की बहुत चर्चा चलती है, बड़े बड़े ऑफर आते हैं, ऐसे कोई ऑफर आपको कभी किसी ने खरीदने की कोशिश की हो, या फिर कोई ऑफर ऐसा आया आपके पास अभी तक?
बीजेपी की तरफ से या तमाम पार्टियों? सबको मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं चलती फिरती कांग्रेस है, ना तो कोई मुझसे हिम्मत करता है ना कोई इतना सोच पाएगा मेरे लिए। सर फिर भी मतलब ऐसा कभी किसी ने संदेश दिया हो कि खुले नहीं हैं या फिर ऐसे? नहीं, सबको पता है कि ये ट्रू कांग्रेसमैन है और पार्टी उसकी सब कुछ है। मैं ना मेरे पास कोई ऑफर आए और ना कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि मुझे ये किस तरह का ऑफर दे। विपक्ष एक आरोप और लगाती है आप पे कि जब आप शिक्षा मंत्री थे तब शिक्षा की गति बहुत धीमी थी, तो आपका क्या मानना है कि सही है ये चीज? देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया तो मैंने पहले ही कहा था कि दिग्विजय सिंह जी के दौर में हम लोगों ने किया था। जी। 1998 में हमने एजुकेशन गारंटी स्कीम लेकर आए थे, शिक्षा कर्मी लेके आए थे। फिर 1998 के हमने घोषणा पत्र में कहा था कि हर 3 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल करेंगे, हर 5 किलोमीटर पे हम हाई स्कूल करेंगे और हर 8 किलोमीटर के ऊपर हायर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जितना भी हम लोगों ने विस्तार किया शिक्षा का और बच्चों के पास हमने स्कूल खोले ताकि जिससे कि बच्चियां खास तौर पर पढ़ पाएँ। तो मध्य प्रदेश में जितना जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है जी। वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अब तो सरकार स्कूल बंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों स्कूल मध्य प्रदेश के बंद कर दिए। वो निजी हाथों में शिक्षा को सौंपना चाहती हैं। तो कांग्रेस के ज़माने में शिक्षा के ऊपर देश में भी और प्रदेश में भी ध्यान दिया जाता था। अगर राजीव गांधी इंदिरा जी की हत्या के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो पहले उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि हम 21वीं सदी का भारत बनाएंगे। जी। उन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया था कि 21वीं सदी का भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे, नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे, कंप्यूटर लेके आएंगे। तो ये जो जितना आज भारत में दिखाई दे रहा है उसकी नींव और उसकी सोच कांग्रेस की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कंप्यूटर को लेके बैलगाड़ी में जाते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे स्कूल हो। कांग्रेस पे आरोप लगता है कि कांग्रेस गुटबाजी की पार्टी है, अलग अलग गुट बने हुए हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही या फिर चुनाव नहीं जीत पा रही। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, चुनाव नहीं जीत पा रहे, पास आके रह जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए थे। जी। तो एक में हम जीते और बुंदी में जनता हारी और सरकार जीती है। सरकार जब खुद वोट डालने लगी हाथ से तो जीत हार का पैमाना सर तो फिर भी इतना मार्जिन से नहीं हो रहा। वो नहीं। अगर लोकसभा में देखा जाए तो बुंदी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 1,47,000 से जीती थी। विधानसभा में देखा जाए तो 12-13 हज़ार का केवल अंतर रहा हार जीत में। जी। तो मुझे लगता है कि समय बदल रहा है और आदमी भी देख रहा है, बैठा बैठा वॉच कर रहा है। लोगों की महंगाई से, बेरोजगारी से आदमी परेशान है कि नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा सरकारी सरकारी सेवाओं में। आरक्षण धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। संविधान में जो अधिकार आम व्यक्ति को दिए गए हैं वो उससे वंचित होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निजीकरण की तरफ ज़्यादा जा रही है। देश में जो प्रदेश में जो कुछ बनाया गया कांग्रेस के ज़माने में आज उसको निजी करके बेचा जा रहा है। उसका नुकसान प्रदेश को हो रहा है। निजी क्षेत्र में तो ना तो आरक्षण मिलना, ना नौकरी के अवसर मिलना, सब बाहर के लोग आ जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश के लोग पिट जाते हैं उसमें। सर कांग्रेस में जमीनी नेताओं को अनदेखा हो रहा है, अनदेखा कर रहा है एक तरीके से, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो आप मानते हैं कि जो सीनियर नेता हैं उनको विपक्ष ने कहा कांग्रेस में गुटबाजी है, क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है? बिल्कुल। विक्रम वर्मा जी का गोटा अलग चलता था, शिवराज जी का गोटा अलग चलता है, कैलाश विजयवर्गीय का गोटा अलग चलता है, बीडी शर्मा का गोटा अलग चलता था। अब मोहन यादव जी अपना नया गुट बना रहे हैं। अब उनके अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बन गए हैं, वो अपना गुट अलग तैयार करेंगे। तो जो सत्ता में रहता है वो अपने काम करने वाले चुनता है। तो कांग्रेस में ये कहा जाए कि गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जी। जहाँ काम होगा वहाँ निश्चित रूप से वर्किंग हैंड वो अपनी पसंद के रखते हैं। सर अगर बात की जाए सार्वजनिक जीवन और पारिवारिक जीवन, एक आपका राजनीतिक जीवन है, एक आपका पारिवारिक जीवन है। अगर बात की जाए, पूर्व मंत्री आप रहे हैं, विधायक आप रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे आप रहे हैं, तो आप दोनों, आपका पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन में संतुलन कैसे रखते हैं? देखिए, राजनीति में जो लोग भी हैं उनका परिवार तो बहुत सफर करता है जी। और परिवार का सहयोग रहता है तब आदमी राजनीति कर पाता है। तो
हम लोग अगर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं तो ताकत तो हमारा परिवार देता है, हमारे वो देता है, लेकिन बड़ा कठिन होता है परिवार के लिए भी, जी। क्योंकि हम लोग तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। बिल्कुल। सर अगर बात की जाए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस में आप रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच आप अंतर क्या देखते हैं, क्या 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 चीजों का अंतर आप देखते देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अ, आम जनता के लिए अवसर खत्म कर दिए हैं। हैं? जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि जिसमें ये लगने लगा कि आम आदमी चुनाव से दूर हो जाए। देश में महंगे चुनाव होने लगे, लोकतंत्र में अगर महंगे चुनाव होंगे तो आम आदमी कैसे आएगा? बिल्कुल। आम आदमी तो चुनाव के बारे में सोच ही नहीं सकता, जबकि लोकतंत्र की अवधारणा यही है, जनता के द्वारा, जनता के लिए। नहीं, सही है। तो आज आम जनता तो सोच ही नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन देश में चुनाव को महंगा कर दिया है, आम आदमी उससे दूर होने लगा है और परेशान हो रहा है। तो आज देखिए, 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो 10 साल में करके दिखा रहे हैं। एक एक जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितने बड़े बड़े कार्यालय बनाए, कहाँ से बना लिए, कहाँ से पैसा आ गया? भोपाल में इतना बड़ा कार्यालय बना रही है, कहाँ से पैसा आ गया? सरकारी संपत्तियां क्यों भारतीय जनता पार्टी हड़प रही है? तो मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है, समय आ रहा है कांग्रेस का। सर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं मेरे। अगर बात की जाए भाजपा में, एक ऐसा नेता जो आपको अच्छा लगता हो? अटल जी थे, उसके बाद तो कोई ऐसा दिखता नहीं अटल है। जी के बाद कोई नहीं आया? अब मुझे लगता है कि कभी कभी नितिन गडकरी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सच की। जी, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं सर नितिन गडकरी, अगर रोड मैंने बात डेवलपमेंट। की कही है, रोड में तो खैर ठीक है, अब तो पैसा आ गया प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जी। टोल इतना वसूल रहे हैं कि आम आदमी को लग रहा है कि सड़क पे चलना दूर होता जाएगा। अगर बात की जाए एक शब्द में, शिवराज सिंह चौहान, क्या बोलेंगे? आप अ, उनके क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते हैं, उनके सामने भी रहे हैं। देखिए, अब ये बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। एक शब्द में सर, एक शब्द में बता अब मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। दीजिए। ओके। सर अगर राजनीति में ना होते तो क्या होते? अगर मतलब राजनीति में अगर आपका ना आना होता तो अभी कहाँ होते? शिक्षा के क्षेत्र में होता, कॉलेज एजुकेशन में होता, हायर एजुकेशन में होता, या किसानी कर रहा होता। सर हॉबी की बात की जाए, अगर राजनीति से थोड़ा साइड रख के, आपको क्या क्या चीजें पसंद है? आ, मुझे ग्रामीण क्षेत्र में काम करना पसंद है, खेती करना पसंद है, घूमना पसंद है, जंगलों में जाना पसंद है, बरसात में भुट्टे खाना पसंद है, चीला खाना पसंद है। सर मतलब एक आम नागरिक का जो पसंद है, बिल्कुल भाई। अगर बात की जाए कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हैं, उज्जवल या संघर्षशील अभी? देखिए, संघर्ष भले दिख रहा है लेकिन उज्जवल है भविष्य कांग्रेस का। देश में आने वाला समय कांग्रेस का है। अगला चुनाव में क्या देखते हैं, चुनौती या मौका? देखिए, चुनौतियां तो हमारे सामने हैं। अब जनता मौका बना रही है, मौका कांग्रेस का आएगा। मौका कांग्रेस का आएगा। सर कौन सा मंत्रालय सबसे ज्यादा पसंद है आपको, अगर बात की जाए, देखा जाए एक तरीके से? अब ये सवाल आपका ऐसा है कि इससे ऐसा लगेगा कि मेरे मन में कुछ है, इसलिए अब ये चीज़ें ऐसी है कि ये तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय पसंद है। लोग कहेंगे कि साहब इनके मन में कुछ ये आ गया, बनने का कुछ सपने हैं। तो मैंने पहले ही कहा, संगठन मेरी रुचि का विषय है। और अ, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हाँ, इस पे सरकारों को ध्यान दिया जाना चाहिए। एक शब्द में दिग्विजय सिंह के बारे में और बता दीजिए, क्योंकि आपके मंत्री रहे हैं वो, आप उनकी सरकार में आके अद्भुत भी। व्यक्ति हैं, ईमानदारी का जीता जाता सच्चा व्यक्ति, जो देश में आम आदमी की आवाज़ है। मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा, जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं, चाहे वो भाजपा में आना चाहे, चाहे कांग्रेस में आना चाहे, क्या आप उनको मैसेज देंगे, संदेश देंगे? और देखिए, मैं तो चाहूँगा कि देश युवा है, युवा आके आके जिम्मेदारी संभालें, ईमानदारी से संभालें और अपने आप को
जनता की समस्याओं के लिए हमेशा मुखर करके चलें, समस्या के साथ निदान भी लेके चलें, जी क्योंकि जहाँ अ मैन विद अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज रिस्पेक्टेबल। जो व्यक्ति इस समस्या के साथ समाधान लेके चलता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो हमारे युवाओं को चाहिए कि वो आगे आएँ और समस्या और निदान दोनों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करें। जी समय उनका है और अच्छा दौर आएगा है, अच्छा दौर आने वाला भी है, तो उसके लिए तो युवाओं को आगे आना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं रहेगी सभी युवाओं के लिए। सर, हमारी बतंगड़ की ऑडियंस के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बतंगड़ एक बहुत पुराना अखबार रहा और ये देश में अपनी आम जनता की समस्याएं जनता के देश में पहुंचाता रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बतंगड़ का माना जाता रहा है। मैं अपनी ओर से फिर पुनः शुभकामना दे रहा हूं कि अब वो डिजिटल तरीके से और फिर जनता के बीच में लोगों को जोड़ेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए आवाज़ बनेंगे। बहुत चलिए, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।